हेलो एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज अचल और फटाफट डिस्कस कर लेते हैं 4 वेरी कॉमन मिथ्स या फिर मिसकंसेप्शंस रिलेटेड टू कैट एग्जाम। भाई कैट एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है। इफ यू आर गोइंग टू राइट कैट, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू हैव टू डिसाइड वेदर यू शुड राइट कैट एग्जाम और नॉट, तो बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शंस होते हैं या कन्फ्यूजन्स होते हैं जो बच्चों के दिमाग में होते हैं। तो लेट्स क्लियर देम वन बाय वन। The most common misconception is CAT is a very difficult exam. अब देखो CAT, yes, relatively if you compare to a lot of other aptitude exams, it's a difficult exam. But understand one thing about CAT is कि CAT में ऐसे questions भी आते हैं जो बहुत difficult होते हैं, जिनको solve करने में आपको बहुत time लगेगा या फिर solve हो भी नहीं पाते हैं, बहुत तैयारी करने के बाद भी solve नहीं हो पाते हैं। लेकिन कैट में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर हैं तो आप बिना कुछ लिखे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर हम पर्टिकुलरली मैथ सेक्शन की बात करें तो मैथ सेक्शन में देयर आर 22 क्वेश्चंस एंड टू गेट अराउंड 90 परसेंटाइल इन कैट, इन 22 क्वेश्चंस में से आपको तकरीबन 5 to 6 क्वेश्चंस करने रहते हैं सही। दैट्स इट। 22 में से 5 से 6 सवाल अगर आप कर लिए तो आपका कट ऑफ फॉर मोस्ट ऑफ द आईएम्स इजीली क्लियर हो जाता है। तो समझे, इतना डिफिकल्ट नहीं है। 22 में से 5-6 क्वेश्चंस कर पाना इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। और समझो डिस्ट्रीब्यूशन जो है क्वेश्चंस का, आउट ऑफ 22 क्वेश्चंस एटलीस्ट 6 से 7 सवाल तो आपके इजी वाले क्वेश्चंस आते हैं। अराउंड 7 6 7 8 क्वेश्चंस मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल के आते हैं, अनदर 7 8 क्वेश्चंस डिफिकल्टी लेवल के आते हैं। तो भाई अगर आपके पास 22 क्वेश्चंस हैं तो उसमें से 5-6 इजी क्वेश्चंस तो डेफिनेटली होते ही होते हैं। सो इन कैट एग्जाम द होल स्ट्रैटेजी शुड बी राइट सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। it's like you have to be a sniper and not a machine gun. ऐसा नहीं है you have to go around attempting every question. You have to select your questions very judiciously and then attempt those questions only. Difficult question अगर अटेम्प्ट करने लग गए तो टाइम भी लग जाएगा और हो सकता है गलत हो जाए या बने ही नहीं। तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो कैट उतना डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है एक्चुअली। एंड रिलेटेड अनदर मिसकंसेप्शन इज कि कैट भैया इंजीनियर्स के लिए होता है। वेल, करेक्ट, इंजीनियर्स आर गुड एट मैथ्स, बट ऐसा नहीं है कि नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वालों के लिए कैट निकालना बहुत मुश्किल है। नॉन मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो क्रैक कैट गिवन दे प्रिपेयर वेरी प्रॉपरली, बहुत डिलीजेंटली, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ प्रिपरेशन करते हैं एंड एग्जाम में प्रॉपर क्वेश्चन सिलेक्शन करते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत सारे मॉक्स लिखने पड़ेंगे टू डिवाइस और टू इनकलकेट दिस हैबिट या फिर दिस इंट्यूशन ऑफ सिलेक्टिंग द करेक्ट क्वेश्चंस, which brings me to the next common misconception which is एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद मॉक टेस्ट लिखना चालू करेंगे। ये तो बहुत ही मिसप्लेस्ड थॉट प्रोसेस है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपका सिलेबस, लेट्स से फॉर कैट 25, इफ यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन नाउ, सिलेबस कंप्लीट करने में आपको एटलीस्ट 3-4 महीने और लग जाएंगे। तो अभी चल रहा है लेट्स से मे एंड ऑलमोस्ट, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर। सो इफ यू आर राइटिंग स्टार्ट राइटिंग मॉक्स इन सितंबर, आपके पास हार्डली 2 से ढाई महीना बचेगा मॉक्स लिखने के लिए। तो ये 2-2.5 महीने में आप कितने ही मॉक्स लिख पाओगे? ज़्यादा से ज़्यादा 15 मॉक्स लिख पाओगे, उससे ज़्यादा तो मुश्किल होगा लिख पाना। एंड गिवन दैट के सितंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाए, वो भी थोड़ा सा डाइसी होता है, लेकिन अगर हो भी गया तो उसके बाद मॉक्स लिखोगे तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा ज़्यादा मॉक्स लिखने का। एन आइडियल नंबर ऑफ मॉक्स दैट यू शुड राइट शुड बी अराउंड 25 to 30। उससे ज़्यादा लिखोगे तो बेटर ही है, बट एटलीस्ट 25 to 30 मॉक्स आपको लिखना चाहिए। एंड अंडरस्टैंड वन थिंग, राइटिंग मॉक्स इज नॉट ओनली अबाउट गेटिंग गुड मार्क्स। इनिशियल फर्स्ट फ्यू मॉक्स, जो इनिशियल 5 to 10 मॉक्स होता है, उसमें घोर बेइज्जती होती है। घोर बेइज्जती मतलब यू गेट वेरी लेस मार्क्स। व्हाई डू यू गेट वेरी लेस मार्क्स? बिकॉज यू आर नॉट यूज टू दैट टाइम प्रेशर ऑफ राइटिंग एंड 2 hour एग्जाम विथ सेक्शनल टाइम लिमिट एंड एवरीथिंग। तो वो समझ में नहीं आता। शुरू के 5-10 मॉक्स तो अपने आप को संभालने में निकल जाते हैं कि अच्छा मॉक इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इस तरीके की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मुझे
क्वेश्चन बहुत पर्टिकुलरली सिलेक्ट करने हैं कि ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं या फिर नहीं करूं, तो ये सब चीज़ें समझने में 5 से 10 मार्क्स लग जाते हैं। उसके बाद एक बार आप जब स्ट्रैटेजी आपकी फाइनल हो जाती है कि ओके फॉर क्वांट नॉर्मली व्हाट यू डू इन मैथ सेक्शन इज एटलीस्ट you don't attempt every question right away. You select the questions which you find very easy and you attempt them in the first go. फिर second iteration में, so we'll have a separate strategy video also, but second iteration में you attempt the ones which थोड़ा सा लग रहा था कि शायद हो जाएंगे but उतने easy नहीं थे and so on. तो ये सब strategies बनाने में, जैसे English की अगर हम बात करें तो English में should you start with RC first or should you start with VA part first? किसी के लिए ये काम करता है, किसी के लिए इट वर्क्स द अदर वे राउंड, दे वुड रादर स्टार्ट विद वीए एंड देन दे गो टू आरसी, राइट? शुड यू अटेम्प्ट द टीटा क्वेश्चंस बिफोर यू अटेम्प्ट द एमसीक्यूज? ये सब जो चीज़ें हैं ये समझ में आने के लिए ही 10 से 15 मार्क्स आपके लग जाएंगे एंड वंस यू हैव रिटन एटलीस्ट 15 मार्क्स, उसके बाद फिर आप फोकस करते हो मार्क्स पर कि ठीक है अब मुझे स्पीड बढ़ानी है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाने हैं ताकि मैं मार्क्स मैक्सिमाइज कर पाऊँ, राइट? तो ये सब चीज़ें करने में बहुत टाइम लगता है। तो अगर आप सिर्फ आखिरी के 2 महीने में मॉक्स लिखोगे तो आपके लिए ये सब चीज़ें कर पाना पॉसिबल नहीं होगा, टाइम विंडो बहुत कम रहेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कैट एग्ज़ाम इज़ ऑल्सो अबाउट टाइम प्रेशर, हाउ वेल डू यू कंडक्ट योर सेल्फ और हाउ वेल डू यू परफॉर्म अंडर एग्ज़ाम प्रेशर। तो शुरू के मॉक्स में बहुत ज़्यादा फील होता है एग्ज़ाम का प्रेशर, धीरे धीरे यू गेट यूज टू इट। तो जैसे जैसे आदत पड़ती जाती है तो वो जो प्रेशर लेने वाला पार्ट है वो थोड़ा सा कम होता जाता है, बट उसके लिए इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट टेकिंग मॉक्स एज सून एज पॉसिबल। अब मैं ये नहीं कह रहा कि डे 1 से लेना शुरू कर दो, डे 1 पे तो आपको कुछ भी नहीं आता, इट्स अप टू यू हाउ मेंटली प्रिपेयर्ड यू आर। इफ़ यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि भाई मेरे अगर नंबर नहीं आएंगे देन ऑल्सो आई एम फाइन, मुझे तो एक फील लेना है एग्ज़ाम का फील लो, ठीक है? तो एग्ज़ाम का फील लेने के लिए जितना जल्दी शुरू करोगे मॉक्स देना उतना बेहतर होगा। आप मॉक दोगे, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं तो आपको एक आइडिया लगता है कि कैट में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो उस हिसाब से मेरी तैयारी भी होनी चाहिए, ठीक है? एंड वन थिंग इज मॉक्स हेल्प यू इन रिवाइजिंग द टॉपिक्स विच यू हैव ऑलरेडी कवर्ड, ठीक है? तो जैसे ही थोड़ा सा एक सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ सिलेबस भी हो जाए, कंप्लीट मत करो, एटलीस्ट थोड़ा तो पार्ट कर लो कि भाई अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक्स कर लिए, 4-5 टॉपिक्स कर लिए, उसके बाद यू स्टार्ट राइटिंग मॉक्स, दैट ऑल्सो यू कैन डू, ठीक है? तो राइटिंग मॉक्स स्ट्रेट अवे इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट वेट टिल you complete your syllabus to start writing mocks, वो तो बहुत बेकार स्ट्रैटेजी होगी, ठीक है? चलो ये हो गया सेकंड पॉइंट। नाउ द थर्ड पॉइंट इज CAT is all about IIMs. Again, a very misplaced misconception that people have कि CAT तो IIMs के लिए है, हम तो IIMs ही जाना है और तो कोई मतलब ही नहीं है किसी कॉलेज जाने का। Well, this is not correct. In fact, if I tell you, there are very good colleges which are better than few IIMs. If you talk about college like XAT, XLRE, sorry, that is XLRI takes admission through XAT. XLRI की बात करो आप, ठीक है? SP जैन की बात करो आप, FMS हो गया, MDI हो गया, all these colleges are very good colleges which are not IIMs, right? And it depends on what is your expected percentile range. If your percentile range is above 95, these are the colleges that I mentioned. अगर आपका expected percentile जो आ रहा है कैट में वो 95 से कम है, अराउंड 85 90 के आसपास है, देन यू हैव वेरी गुड कॉलेजेस लाइक IMT हो गया, जिम हो गया, XIM हो गया, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो IIMs नहीं हैं बट दे आर वेरी डिसेंट कॉलेजेस। वहाँ से पढ़ने पर भी आपको अच्छा एक्सपोजर मिलता है, अच्छा करिकुलम मिलता है एंड यू expect to end up or you expect to get a very good placement through these colleges as well. तो ये एक माइंडसेट मत रखना अपना कि बस IIM ही जाना है। वेल जो नए IIMs हैं, जो अभी न्यू बेबी IIMs हैं, उनसे बेटर भी नॉन IIM कॉलेजेस हैं, राइट? तो ये मिसकंसेप्शन अपना ख़त्म कर देना अब। एंड वन लास्ट फाइनल मिसकंसेप्शन दैट इज़ वेरी जो सताता है बच्चों को कि सर ड्रॉप लिया है इससे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? वेल, ड्रॉप लेने से मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट अंडरस्टैंड वन थिंग कि अगर आपका ड्रॉप ईयर है तो उसका क्वांटिटेटिव वेटेज कुछ भी नहीं है।
अगर आप किसी भी कॉलेज के एडमिशन वेबसाइट पर जाओगे और क्राइटेरिया देखोगे एडमिशन का, तो एग्ज़ाम का कुछ वेटेज होता है, 10 12 के मार्क्स का वेटेज होता है, ग्रेजुएशन का, वर्क एक्सपीरियंस का, फिर जेंडर डाइवर्सिटी और जो भी बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर्स वगैरह, प्रोफाइल वगैरह का भी कुछ रहता है कहीं कहीं। तो वहाँ पर आप देखोगे ड्रॉप ईयर का क्वांटिटेटिवली कोई वेटेज नहीं है। ड्रॉप ईयर के बारे में आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि भाई तुमने ड्रॉप क्यों लिया, और अगर आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन करते हो तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपके ड्रॉप ईयर से। तो ये चीज़ दिमाग से निकाल देना, ये सताती रहती है बच्चों को साल भर कि फाइनल ईयर में एग्ज़ाम लिखा लेकिन नहीं हुआ तो ड्रॉप लिया, अब नेक्स्ट ईयर लिखेंगे। तो वो एक साल बस एक ये टेंशन सताई जाती है कि ड्रॉप ईयर से कोई फ़र्क पड़ेगा क्या मेरे सिलेक्शन चांसेस पे। बहुत सिग्निफिकेंट फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप इंटरव्यू में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हो कि आपने ड्रॉप क्यों लिया है, क्या आपके रीजंस थे, देन इट डज नॉट मैटर एट ऑल। इनफैक्ट क्वांटिटेटिव वेटेज तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, सो दीज वर द फ्यू वेरी कॉमन मिसकंसेप्शंस या मिथ्स जो लोगों को होता है कैट के बारे में। होप दिस सेशन हेल्प्ड यू इन क्लियरिंग some of these myths. If this video helped you, please like the video and subscribe to our channel for more such informative content. Thank you and all the best.